कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में मॉडर्न इंडिया के आर्थिक नीति के विषय में पढ़ना शुरू करा था और आर्थिक नीति के अंतर्गत हमने भूराजस्व नीति को पढ़ा था। और उस भूराजस्व नीति में हमने 3 प्रकार की भूराजस्व नीति पढ़ी थी। पहली भूराजस्व नीति हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त, जो वर्तमान बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार के क्षेत्र में लगाई गई थी। दूसरी नीति हमने पढ़ी थी रैयतवाड़ी क्षेत्र, जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में लगाई गई थी। और तीसरी हमने पढ़ी थी महलवाड़ी, जो उत्तर भारत के क्षेत्र में लगाई गई थी। इस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के 19%, रैयतवाड़ी 51% और महलवाड़ी 30% क्षेत्र में लगाई गई थी। इसके बाद में हमने इनके बारे में पढ़ने के बाद अब हम नए आर्थिक नीति के विषय में पढ़ने की शुरुआत करते हैं, और जिसका नाम है कृषि का वाणिज्यीकरण। जब हम कृषि के वाणिज्यीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्या है, कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है, क्यों किया गया, मतलब कारण, और प्रभाव क्या रहा, सकारात्मक और नकारात्मक। इतने पॉइंटों को हमें देखना है कृषि के वाणिज्यीकरण। कृषि के वाणिज्यीकरण, इसका अर्थ है ये खाद्य फसल के स्थान पर नकदी फसल के उत्पादन पर जोर दिया जाना, यही कृषि का वाणिज्यीकरण। अर्थात अनाज, गेहूं, चावल की जगह पर गन्ने और कपास की खेती पर ज्यादा जोर दिया जाना कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है, जिसके पीछे कई सारे कारण रहे। कई सारे कारण में पहला कारण, कृषि के वाणिज्यीकरण का पहला कारण यदि हम बोले तो कृषि फसल, यदि कोई व्यक्ति अनाज उगाता है और अनाज की जगह पर गन्ना उगाता है तो स्वाभाविक रूप से गन्ने का मूल्य ज्यादा रहता है। तो मतलब मूल्य ज्यादा मिलेगा जब किसान को, तो स्वाभाविक रूप से उस मूल्य ज्यादा मिलने के बाद में सरकार उस मूल्य का एक बड़ा भाग लेने के हकदार बन जाती। मतलब जितना ज्यादा मूल्य रहेगा उतना ज्यादा कर मिल पाएगा, किसे? अंग्रेज सरकार को। तो मतलब अधिक आय प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कृषि के वाणिज्यीकरण पर जोर दिया गया। पहला कारण समझ में आया। दूसरा कारण, इंग्लैंड में चल रही औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में चल रही थी औद्योगिक क्रांति, जिसके लिए लगातार कच्चे माल की आवश्यकता थी, और कच्चे माल की आवश्यकता होने के कारण वो ब्रिटेन जैसे छोटे से देश से कच्चे माल की आपूर्ति नहीं कर सकते थे, और इसी के कारण भारत में उन्होंने कृषि क्षेत्र का दोहन किया और कृषि के वाणिज्यीकरण पर जोर दिया। उन्होंने इसके अंतर्गत कपास उत्पादन पर बल दिया, उन्होंने इसके अंतर्गत गन्ना उत्पादन पर बल दिया, उन्होंने इसके अंतर्गत जूट उत्पादन पर बल दिया। तीसरा कारण, जो कृषि के वाणिज्यीकरण का एक प्रमुख कारण था, ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो विभिन्न देशों से व्यापार करती थी। वो वेस्ट इंडीज से नील की खेती करती थी, वो इस इटली से अच्छे रेशम की का व्यापार करते थे, और इसके कारण वो व्यापार में प्रतिसंतुलित थे। मतलब संतुलन उनके पक्ष में नहीं था, और यही कारण रहा कि उनके द्वारा कृषि के वाणिज्यीकरण पर जोर दिया गया। और कृषि के वाणिज्यीकरण पर जब जोर दिया गया तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों फल दिखाई देने लगे। यदि हम सकारात्मक फल की बात करें तो सकारात्मक फल में हम अंग्रेजों के पक्ष में अगर बोले तो अंग्रेजों को एक ऊंची मद में एक बड़ा लॉयन शेयर के रूप में कर मिलने लगा। अगर सकारात्मक पक्ष की बात करें भारत के पक्ष में, तो विशेषीकृत कृषि क्षेत्रों का विस्तार, जैसे वर्तमान में महाराष्ट्र का क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोयम्बटूर का क्षेत्र अगर हम देखें तो कपास उत्पादन, गन्ना उत्पादन के लिए प्रमुख है। यदि आप उत्तर भारत के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको गन्ना के लिए प्रमुख दिखाई देगा। यदि आप बंगाल के क्षेत्र में जाएंगे तो जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होगा। तो कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण भारत में विशेषीकृत क्षेत्र का विस्तार। साथ में हमें, यदि हम नकारात्मक प्रश्न की बात करें तो इसके कारण भारत में अनाजों की कमी होने लगी।
जब अनाजों की कमी होने लगी तो अकालों में वृद्धि होने लगी, लगातार अकाल वृद्धि। और ये जो अकाल आए, ये प्राकृतिक अकाल नहीं बल्कि मानव निर्मित अकाल है। जब ये मानव निर्मित अकाल है तो लोगों में असंतुष्टि आई, और इसी असंतुष्टि के कारण लोगों ने विद्रोह भी किया। अगर हम आगे की बात करें नकारात्मक रूप में, इसके कारण लगातार हमारे देश में खाद्य की कमी होने के कारण कुपोषण महामारी की वृद्धि होने लगी, और ये जब लगातार बढ़ते चली गई तो धीरे 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 भारत की पॉपुलेशन कम होते चली गई। ये प्रभाव पड़ा, और ये प्रभाव जब पड़ा तो इसके कारण विद्रोह हुए, ये तो मैं आपको बता दूं। ये हमारे कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रमुख बात थी। पर बहुत सारे लोग कृषि के वाणिज्यीकरण को अच्छा भी मानते हैं, क्योंकि जब कृषि का वाणिज्यीकरण होता है तो उद्योगों की स्थापना कहीं ना कहीं हो पाती है। पर मैं आपको ये भी बताते चलूं, अगर कोई विदेशी शक्ति या उपनिवेश में कोई अगर मात्र देश यदि इस प्रकार की नीति को लागू करता है, कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति को लागू करता है, तो उसका उद्देश्य उपनिवेश का हित चाहना नहीं बल्कि अपने स्वयं के हितों की आपूर्ति करना। तो मैं आपको पहले बता दूं, कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण भारतीयों को कभी लाभ नहीं हुआ। जिसका एक अच्छा उदाहरण मैं बता सकता हूँ कि दक्षिण भारत के एक किसान ने अपनी शब्दावली में कहा था कि अंग्रेज इसलिए हमें कपास उत्पादन पर बल दे रहे हैं क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। मतलब उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करना था। कृषि के वाणिज्यीकरण का एक और नकारात्मक अगर मैं बहुत अच्छा उदाहरण बताऊं तो इसके बाद में भारतीय किसान लगातार ऋण की जाल में फंसते चले गए, क्योंकि कृषि जो वाणिज्यीकरण वाली की जाती है उसमें लगातार हमेशा नए नए बीजों को खरीदना पड़ता है, और जब नए नए बीजों को खरीदना पड़ता है तो इस खरीदे गए बीजों के लिए उनको हमेशा ऋण लेना पड़ता था। जब ऋण लेना पड़ता था तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी भूमि को गिरवी रखकर ऋण लेते थे, जमींदारों से, महाजनों से, शेट्टी से, चट्टी से। तो इसके कारण जब वो ऋण नहीं चुका पाते थे तो उनकी भूमि गिरवी हो जाती थी, और गिरवी हो जाती थी तो इसके कारण वो लोग असंतुष्ट होते थे, और दक्कन के दंगे जैसे हमें विद्रोह दिखाई देते। ये हमारा कृषि के वाणिज्यीकरण था। ठीक है भैया। अब इसके बाद में एक अगला चैप्टर, अगला पोर्शन है विऔद्योगिकरण। विऔद्योगिकरण की केवल हम बात कर लेते हैं, अगले लेक्चर में हम विऔद्योगिकरण के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। विऔद्योगिकरण का मतलब है पूर्व में चल रहे उद्योगों का समापन, पूर्व में चल रहे उद्योगों का पतन, और नवीन उद्योगों की शुरुआत भी नहीं। इसे कहा जाता है विऔद्योगिकरण। विऔद्योगिकरण क्या है ये परिभाषा मैंने आपको बता दी। किस प्रकार से हुआ वो हम बताएंगे, कारण क्या रहे और उसका प्रभाव क्या रहा वो हम बताने की कोशिश करेंगे। उसी के बाद रेलवे भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और रेलवे के साथ में हम धन का बहिर्गमन भी कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हमारा आर्थिक जो नीति रहेंगी वो धीरे से समाप्त हो जाए। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप उससे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।